चलो 31 मई पे जो पेपर हुआ था फुल सिलेबस, उसके डाउट्स हम लोग करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, दो स्पीयर से यहाँ पे, एक 10 ग्राम का है, सेकेंड स्पीयर इज ऑल्सो ऑफ 10 ग्राम्स। और उसमें क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इस स्पीयर से उठा के इस स्पीयर को दे दिया। कितने एटम्स में से, 10⁶ एटम्स। 10⁶ अगर एटम्स है तो उनमें से एक एटम को सिलेक्ट किया और एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। ठीक है, चलो। तो हमें इसका चार्ज और इसका चार्ज तो सेम ही आएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा फोर्स का, फाइनल फॉर्मूला ये नीचे देखो इधर। फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², ये वाला फॉर्मूला आएगा। R कितना है, डिस्टेंस बिटवीन स्पीयर्स, वो हमको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। 1/4πε0 भी पता है, K दिया नहीं तो 1 पकड़ो। अभी Q1 Q2 दोनों भी सेम ही है, माइनस एक चार्ज है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेकिन माइनस नहीं आता, अट्रैक्टिव फोर्स है। एक चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन फोर्स माइनस नहीं आता, फोर्स वो वैल्यू उसका प्लस ही आता है। तो अभी हमको चार्ज निकालना है, कौन सा भी एक चार्ज। तो टोटल एटम्स कितने हैं, 10 ग्राम के कॉपर में टोटल एटम्स कितना है, तो 10 ग्राम को मैंने कन्वर्ट किया 63.m से डिवाइड करके मोल्स में। उसको अगर A से मल्टीप्लाई किया, उसको अगर A एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है नंबर ऑफ एटम्स। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1/10⁶। 10⁶ में से एक लिया तो इतने एटम्स में से कितना लिया, 10⁶ एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इतने एटम्स में से कितना लिया, तो डिवाइडेड बाय 10⁶, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया। समझ रहे हैं ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया। तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, 10⁶ को 1, 10⁶ को 1 किया तो इतने के लिए कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 10⁶ डैश, यहाँ पे लिखो 1, 10⁶ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 1। तो इसके लिए ये, इसके नीचे ये लिखो, इसके लिए कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 1 into this, 1 into this अपॉन दिस, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी करो तो आंसर आ जाएगा। तो इतना एटम्स है, डिवाइडेड बाय 10⁶ किया तो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया। और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, वो इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज आ गया तो चार्ज यहाँ पे पुट करो, इधर से जितना चार्ज इधर ट्रांसफर किया उतना ही चार्ज इस पे आया निगेटिव, उतना ही चार्ज इस पे आया पॉजिटिव। तो ये दोनों चार्जेस सेम है, तो ये जो चार्ज है उसका Q1 Q2 मतलब दोनों सेम ही है, Q ही आएगा, Q into Q, Q² करो यहाँ पे, ये वाला चार्ज इधर पुट करो मल्टीप्लाई करके, देखो आंसर इतना आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वर्क निकालना है। वर्क का है सिंपल फॉर्मूला है, P into E, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल है। डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, लेकिन उसका मैं प्रूफ भी दिया हूं नीचे। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -P⁻⁻, मतलब क्या, -PE cos थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है, डाइपोल को रोटेट किया है ना, डाइपोल को रोटेट किया है मतलब वर्क किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। टोटल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों रहती है, लेकिन वहां पे काइनेटिक नहीं है तो इसलिए बस पोटेंशियल आएगा। टोटल में काइनेटिक का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि उसको स्पीड नहीं है। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, तो ये वाला पोटेंशियल फाइनल मतलब फाइनल एंगल आएगा, तो -PE cos θ1 फाइनल एंगल है, माइनस, और इस फॉर्मूला में माइनस है, वो माइनस माइनस बन के प्लस, पोटेंशियल इनिशियल मतलब इतना, PE cos इनिशियल एंगल। तो इसको थोड़ा PE कॉमन लिया तो पहले जैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल फॉर्मूला है μ0Ni/2r, तो B निकाल दिया उधर। क्वेश्चन नंबर 9 में μr 1 + psi रहता है, वो आ गया 600, लेकिन म्यू पूछा है, म्यू कितना रहता है, μ0 × μr, तो μ0 कितना 4π10⁻⁷, वो मल्टीप्लाई किया तो आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा रीड करके मैं बताता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में रीड करता हूँ क्या बोला है वहां पे। स्टेटमेंट 1 है, द फॉर्मूला कनेक्टिंग U, V and F for a spherical mirror is valid only for mirrors whose sizes are very small compared to their radii of curvature.
तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14 का वो करेक्ट है अगर मिरर बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इट्स रेडियस। मिरर अगर बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इट्स रेडियस तो ही वो वाला मिरर का फॉर्मूला चलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला। ठीक है। और सेकेंड जो स्टेटमेंट बोला है कि रिफ्लेक्शन का लॉस बस प्लेन मिरर के लिए यूजफुल है, तो ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन का लॉस प्लेन मिरर के लिए भी यूजफुल है और स्पेरिकल के लिए भी यूजफुल है। रिफ्लेक्शन का लॉस मतलब कौन सा लॉस? रिफ्लेक्शन का लॉस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के इस साइड और इस साइड रहते हैं रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और अपोजिट साइड में रहते हैं वो वाले जो 3 लॉज है वो वाले बोलते हैं उसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एक लेंस से लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो उसका फोकल लेंथ कितने से चेंज होता है? तो 1 फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ऐसा वाला, म्यू ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कैसा याद रखना है ये? म्यू ऑफ मटेरियल, तुम लोग यहाँ पे म्यू याद रखते हो लेकिन कैसा याद रखना है? म्यू ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 मतलब क्या? अगर ऐसा लेंस है, अगर ऐसा लेंस है तो इधर से रेज आ रहा है, सपोज रेज यहां से आ रहा है, ऐसा इधर से रेज आ रहा है, इधर से रेज आ रहा है, तो ये वाला सरफेस है फर्स्ट सरफेस और ये वाला सरफेस है सेकंड। जिस सरफेस पे रेज फर्स्ट टच होता है, जिस सरफेस को रेज फर्स्ट टच होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, जिस सरफेस को बाद में टच होती है उसको बोलते हैं सेकंड सरफेस। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू ऑफ ये यस, म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू ऑफ यस। लेकिन सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग में लिक्विड है इसलिए यहाँ पे म्यू ऑफ लिक्विड आएगा। ठीक है, ये है इनसाइड लिक्विड फॉर्मूला, ये म्यू एम विद रिस्पेक्ट टू एस का ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, और अगर सराउंडिंग में अगर एयर है, सराउंडिंग में एयर है तो नीचे क्या आएगा? सराउंडिंग में एयर है तो नीचे ये बन जाएगा 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इसलिए जब सराउंडिंग में एयर है तो 1/FO, अगर एयर के लिए FO लिखा है, लिक्विड के लिए FL लिखा है मैंने, तो म्यू ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 0 माइनस 1 इंटू ऐसा फॉर्मूला। तो इन दोनों का मैंने रेशियो लिया तो ऐसा आता है FO/FL इज इक्वल टू ऐसा। इसको सॉल्व किया तो क्या आता है? इसको सॉल्व किया तो ये आता है 1/2.5। मतलब लिक्विड में फोकल लेंथ कितना है? 2.5 टाइम्स है। लिक्विड में फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है मतलब पावर उसका कम हो जाता है 2.5 टाइम्स से, और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा एक सेंटर पे रॉड है, उस पे ऐसा आर्म है, आर्म पे यहाँ पे एक चेयर है और चेयर को ऐसा गोल 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 घुमाना है, और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है? 9g। तो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन ए में रोटेशन, रोटेटरी मोशन है मतलब एक्सेलरेशन v² अपॉन r या फिर ω² r। तो यहाँ पे ओमेगा मैंने लिखा है 2πn का स्क्वायर, 2π इंटू n फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ω² r है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है? 9 इंटू जी, जी 10 है तो 9 इंटू 10 इज इक्वल इसका स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी आता है 0.67। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? अर्थ है और दूसरा एक प्लैनेट है, प्लैनेट पे वेट है W, तो मास निकालना है अर्थ पे। अभी मास प्लैनेट पे निकालो या फिर मास अर्थ पे निकालो, दोनों पे मास तो सेम ही रहेगा। अर्थ के मास से प्लैनेट का मास n टाइम्स है, रेडियस से प्लैनेट का रेडियस p टाइम्स है। तो g ऑफ अर्थ एंड g ऑफ प्लैनेट में कंपेयर करता हूं तो दोनों का ऊपर और नीचे फॉर्मूला लिखा, इधर मास अर्थ का, मास रेडियस अर्थ का, यहाँ पे मास प्लैनेट का, रेडियस प्लैनेट का। ओके, वही फॉर्मूला रखा है। ऊपर नीचे कट करके क्या आता है? p² अपॉन n। तो प्लैनेट का g मुझे कितना मिलता है? प्लैनेट का g मुझे मिलता है g ऑफ अर्थ इंटू n अपॉन p²। तो मास यहाँ पे प्लैनेट पे मास, मास तो हमें हर जगह पे सेम ही रहता है। मास प्लैनेट पे कितना? वहां का वेट अपॉन वहां का g। तो वहां का वेट तो हमको दिया है W और वहां का g हमने ऐसे निकाला है, तो ये वाला मैंने इधर पुट कर दिया तो ये ऐसा आता है। तो ये वाला है अपना मास, तो ये मास प्लैनेट पर भी रहेगा उतना ही और अर्थ पर भी उतना ही रहेगा। तो ये अपना फॉर्मूला है, और ऑप्शन में GE नहीं लिखा, G अर्थ का G ही लिखा है बस। ठीक है, G ऑफ अर्थ ऐसा E नहीं लिखा, G ऑफ अर्थ के लिए बस G लिखा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस एक्सिस के जो ड्रॉ किया है मैंने एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। वहां पे सिलेंडर कैसा है बोला नहीं, तो सॉलिड पकड़ो। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा पकड़ने का, अबाउट दिस एक्सिस लाइक डिस्क, तो mr²/2, तो mr²/2। तो m कैसा निकालने का, इस रॉड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रॉड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। रॉड का वॉल्यूम कैसे निकालने का, πr² इंटू उसका हाइट, πr² इंटू उसका लेंथ। तो ये सब पुट करो, r कितना है 0.05, लेंथ दिया है, सब दिया है, वहां पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में एक्सेलरेशन दिया है -ω²x, उससे एक्सेलरेशन 8 है, -ω²x यहाँ पे 2 पुट किया। माइनस अभी वहां पे आता है, लेकिन वो माइनस को कंसिडर मत करो, वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया, एक्सेलरेशन का साइन नहीं दिया, तो मे भी यहाँ पे, और x का भी साइन नहीं दिया ना, x माइनस है या प्लस है, तो दोनों तरफ मैं पॉजिटिव पकड़ता हूँ या फिर आंसर नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ω² आता है 4, मतलब ओमेगा कितना आता है, ω² एक्चुअली वहां पे यहाँ पे आता है -4, लेकिन x को भी साइन रहता है, प्लस है माइनस है दिया नहीं, एक्सेलरेशन को भी साइन है, वो अभी पता नहीं ना क्या है, तो मैं सबको प्लस करके लेता हूँ दोनों तरफ। तो ω² 4 आता है, तो ओमेगा +-2, तो ओमेगा मुझे मिलता है 2, ओमेगा -2 नहीं रहता, प्लस ही रहता है, तो ओमेगा मिल गया मुझे 2। तो Vmax आता है a दिया है, ओमेगा पुट किया, आंसर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो फाइनल कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे अभी। तो 34, ओपन पाइप के लिए डिफरेंट मोड्स की फ्रीक्वेंसीज रहती है, उसका रेशो क्या रहता है, 1:2, 2:2, 3:4 रहता है। स्ट्रिंग के लिए भी फ्रीक्वेंसी का रेशो यही रहता है, और क्लोज्ड पाइप के लिए फ्रीक्वेंसीज का रेशो क्या रहता है, 1:2, 3:2, 5:7 रहता है। ऑल ऑड मल्टीपल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे क्लोज्ड पाइप में, और ओपन और स्ट्रिंग में ऑल ऑड और इवन सब मल्टीपल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोलता है, ऊपर से पानी गिरता है, उसमें से 1/3 मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है। तो ये इतना मैकेनिकल एनर्जी है mgh, उसका 1/3 हीट में कन्वर्ट हो गया है। हीट में कन्वर्ट हो गया मतलब उसको कैसा लिखूंगा मैं, mc डेल्टा थीटा। तो m किलोग्राम में है, यहाँ पर भी m किलोग्राम में है, यहाँ का एनर्जी जूल्स में चाहिए तो मास किलोग्राम में ही चाहिए, तो इधर का भी मास मुझे किलोग्राम में लेना पड़ेगा। अगर मास किलोग्राम में है तो c किस में लेना पड़ेगा, जूल पर केजी में। c किस में लेना पड़ेगा, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। तो c का वैल्यू कितना है, वाटर का c, वाटर का कैपेसिटी कितना रहता है, हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1000 कैलोरी पर किलो चाहिए, यहाँ पे वापस ग्राम लिखा है मैंने, गलत हुआ है। तो वाटर का कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम रहता है, ये रट्टा मार के रखो। आइस का 0.5 रहता है, वाटर का 1 रहता है, लेटेंट हीट 80 रहता है, आइस का लेटेंट हीट 40 रहता है, किसका, वाटर टू स्टीम कन्वर्जन, सब याद रखो। तो ये 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम है, इसको जूल्स में कन्वर्ट किया तो 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केजी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा ये, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आ गया C, तो ये वाला C मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 4200, वापस से 1000 ऊपर लिखा है, इंटू डेल्टा थीटा। m को m कैंसिल हुआ है, C को यहाँ पे लिया 4200, ठीक है, इंटू डेल्टा थीटा। तो कैलकुलेट करने के बाद 0.39 आता है, यहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, 41 में यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे ऐसा कार जा रहा है, कार इधर जा रहा है विद वेलोसिटी 10। कार जब आदमी के सामने आता है तब कार से एक पार्सल थ्रो करता है, कार का ड्राइवर एक कार से पार्सल थ्रो करता है और बराबर इसके पास रीच होना चाहिए। तो पार्सल किस एंगल पे फेंकना चाहिए, पार्सल का स्पीड दिया है ऑलरेडी 10√2, गाड़ी का भी स्पीड दिया है 10। तो गाड़ी आगे जा रहा है 10 से, मतलब पार्सल अगर गाड़ी के अंदर है, अंदर ही है, अगर नहीं अंदर ही है, पार्सल गाड़ी के अंदर है, तो उस पार्सल का भी स्पीड 10 पहले से ही आगे है, पहले से आगे। तो यहाँ से अगर ये ड्राइवर ऐसा सीधा छोड़ता है पार्सल को, ऐसा सीधा छोड़ता है तो सीधा नहीं आएगा, वो ऐसा सीधा छोड़ता है इसकी तरफ। अगर बस इधर राइट वाला वेलोसिटी देता है तो राइट वाला तो उसको ड्राइवर ने हाथ से फेंकते हुए दिया, लेकिन कार को पहले से 10 था, तो पार्सल को पहले से इधर 10 है, पार्सल को पहले से इधर 10 है, और ड्राइवर ने इधर भी दे दिया। तो इधर वाला वेलोसिटी और इधर वाला वेलोसिटी मिलके पार्सल आदमी के पास नहीं जाएगा, पार्सल ऐसा किधर से जाएगा, पार्सल ऐसा जाएगा, समझ रहे हैं ना।
पहले से उसको 10 वेलोसिटी है, आदमी ड्राइवर ने इधर फेंक दिया, तो आदमी ड्राइवर ने जो दिया हुआ वेलोसिटी है वो और पहले से जो उसका वेलोसिटी है वो मिलके पार्सल ऐसा इधर आएगा, इसके पास नहीं पहुंचेगा। तो कैसा फेंकना चाहिए, ऐसा उल्टा फेंकना चाहिए, 10√2 से एट एन एंगल ऑफ 45। इधर 45 मतलब इधर का एंगल आता है 135, इधर का एंगल 135 आता है। तो 10√2 का ये वाला कंपोनेंट कितना आता है, 10√2 अगर ऐसा है तो 10√2 अगर ऐसा है तो 10√2 का ये वाला कंपोनेंट क्या आता है, 10 आता है, 10√2 cos 45। और 10√2 का ये वाला कंपोनेंट भी कितना आता है, 10 आता है। यहाँ पे मैंने 10 लिखा है ये कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट भी 10 आता है। तो ये वाला कंपोनेंट ऐसा उल्टा फेंकना पड़ेगा, इधर आदमी इधर है लेकिन उसके पीछे इधर फेंकना पड़ेगा। तो ये 10√2 का इधर का कंपोनेंट 10, और कार में पार्सल है इसलिए उसको ऑलरेडी वेलोसिटी था 10, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल करते हैं, बस पार्सल के पास अभी इतना ही वेलोसिटी रहता है, इस तरफ ही वेलोसिटी रहता है। तो पार्सल एकदम सीधा जाता है, यहां से फेंका है पार्सल तो एकदम सीधा जाता है और मैन के पास पहुंचता है। ठीक है, तो कौन सा एंगल में फेंकना चाहिए, 45 डिग्री इधर, मतलब इधर 135। तो डायरेक्शन ऑफ कार और थ्रो का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल रहना चाहिए 135, इनके बीच में कितना एंगल रहना चाहिए, 135। ठीक है, थोड़ा समझ नहीं रहा तो वापस एक बार रिपीट देखो इसको, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 43 सब ऐसा अरेंजमेंट है और पूछा है टेंशन T1 कितना है। अभी एकदम इजी था ये, 6 के लिए सब स्टेशनरी है, यहाँ पे कनेक्टेड है तो सब स्टेशनरी रहेगा। तो 6G का फोर्स नीचे और टेंशन ऊपर, तो इसका तो मोशन नहीं हो रहा ना, तो 6G माइनस T इज इक्वल टू 0। इस पे फोर्स कितना है, ये 6 kg पे फोर्स है ही नहीं, टोटल फोर्स है ही नहीं, तो नीचे वाला 6G माइनस ऊपर वाला टेंशन मिलके 0। तो ये सॉल्व करोगे तो T मिलता है, 6G रहता है T। 4G पे ऊपर फोर्स क्या है, T, और 4G पे नीचे क्या है, 4 के किलोग्राम पे नीचे क्या है, एक तो 4G है, माइनस ये टेंशन भी नीचे है, तो ये ऊपर वाला फोर्स T माइनस 4G और T1 नीचे वाले माइनस करके 0, इस पे भी फोर्स नहीं है। तो ये वाला टेंशन उठाओ, 6G आता है ना, ये यहाँ पे पुट करो तो T1 बराबर कितना आता है, 2G आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ऐसा एक बोट है 3/2 का, ऐसा प्लैंक है, उस पे आदमी खड़ा होने के बाद वो कितना से अंदर जाता है, वाटर के अंदर 1 सेंटीमीटर से अंदर जाता है। तो कैसा रहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज पे फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है अपना, ये चैप्टर नहीं हुआ है। तो ये क्या प्रिंसिपल है इसमें, मास जितना भी ऊपर आता है, वो क्या करता है, उतना ही मास का वाटर डिस्प्लेस करता है। जितना आदमी का मास है और जितना ये पूरा जो अपना बोट है, बोट ही बोलेंगे, 3/2 का जो प्लैंक है उसको बोट बोलता मैं, ये जो बोट ने जितना वाटर का मास डिस्प्लेस किया है, इस बोट ने जितना वाटर का मास डिस्प्लेस किया है और इस आदमी का मास दोनों सेम रहते, तो आदमी का मास इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, आदमी का मास इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब बोट जितना अंदर जाती है, जितने वॉल्यूम से अंदर जाती है, वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो 1000 है और कितना वॉल्यूम अंदर गया वो निकालना है। तो कितना वॉल्यूम अंदर गया, ये 3 बाई ये 2, और कितना अंदर गया वाटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², तो ये मीटर में होता है ना फिर। तो ये हो गया वॉल्यूम कितना वाटर के अंदर गया, ये होता है वॉल्यूम कितना वाटर के अंदर गया, उसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास कितना वाटर का डिस्प्लेस हुआ, और जितना वाटर का मास डिस्प्लेस होता है उतना ही आदमी का मास रहता है। तो आदमी का मास कितना आता है, 60 किलोग्राम आता है। ठीक है, चलो ऑल क्वेश्चंस जितने भी तुमको नहीं आए, जितना भी मिस्टेक्स हुआ है, वापस एक बार फाइनल आंसर आने तक सॉल्व करना है, तभी अच्छा प्रैक्टिस होगा, तभी फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डाउट्स पे फोकस करो, अभी फाइनल डेज है, डाउट्स पे फोकस करो तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलो।